गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बच्चों, पहले हमने देव के सवैया और कवित पढ़ा था, जिसमें एक में श्री कृष्ण की सुंदरता का वर्णन कवि ने किया था और दूसरे में बसंत ऋतु का वर्णन कवि ने किया था। अब इस कवित में कवि ने पूर्णिमा की चांदनी रात का वर्णन किया है। तो फटिक सिलानी सो सुधारियो सुधा मंदिर, उदधि दधि को सो अधिकाए उमंगे आमंद, बहारते भीतर लो भीति ना दिखाए देव, दूध के सो फेन फैल्यो आंगन फर्श बंद, तारा सी तरुणी तामे ठाड़ी झिलमिली होती, मोतिन की ज्योति मिलो मलिका के मकरंद, आरसी से अंबर में आभासी उजारी लगे, प्यारी राधिका को प्रतिबिंब सो लगत चांद। तो ये भी कवित संध्या, इसमें भी कवि ने जो है ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है और चांदनी रात का वर्णन इसमें किया है। चांदनी रात की सुंदरता का वर्णन इसमें किया गया है, जो पूर्णिमा की रात होती है। तो पूर्णिमा की रात का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, जैसे फटिक, फटिक मतलब स्फटिक, जो प्राकृतिक जो क्रिस्टल होता है उसको बोलते हैं फटिक। शिला मतलब शिलानी, शिलाएं, बड़ी बड़ी शिलाएं। और उदधि होता है समुद्र, दधि होता है दही और उमंगे होता है उमड़ना, अमंद जो कम ना हो, भीति दीवार, फर्शबंद फर्श के रूप में बना हुआ ऊंचा स्थान, तामे उसमें ठाड़ी खड़ी, मलिका बेलों की जाति का एक सफेद फूल, मकरंद होता है फूलों का रस, आरसी होता है दर्पण और उजारी होता है उजली। तो कवि पूर्णिमा की चांदनी का वर्णन करते हुए कहते हैं कि पूर्णिमा की चांदनी चारों ओर स्फटिक शिला के समान सुंदरता फैला रही है। कि जो पूर्णिमा की रात है उसमें चांद तारों से भरे आकाश का वर्णन किया है। कवि ने नए नए फुमानों का वर्णन इसमें किया है कि चांदनी रात में आकाश में चांदनी के प्रकाश में चंद्रमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे कि पूरा आकाश मानो स्फटिक की शिला है, प्राकृतिक क्रिस्टल है मतलब, और उन शिलाओं से चांदनी का महल बनाया गया हो, उन शिलाओं से चांदनी का महल बनाया गया हो। जैसे ऐसा लगता है कि वहाँ जो है दही का ही समुद्र, उदधि दधि मतलब उदधि होता है समुद्र, दधि होता है दही, दही का समुद्र फैल गया हो, उससे अधिक उमंगे आ रही हैं और जिसकी मादकता कम नहीं हो रही है। बहारते भीतर लो भीति ना देखिए देव, कि उस चांदनी से ऐसा है चंद्रमा रूपी अमृत का मंदिर स्थापित हुआ है, उसमें दही के समुद्र के समान चांदनी की लहरों की शोभा तीव्र गति से उमड़ रही है। चांदनी से भरा आकाश या पारदर्शी है, मतलब पारदर्शी है, तो ना बाहर भीतर लो भीति न दिखाई, अर्थात उस महल में बाहर से भीतर तक कोई दीवार दिखाई नहीं देती है, मतलब वो सफेद सफेद दिखाई दे रहा है। ऐसा लगता है कि किसी आंगन के फर्श पर दूध के झाग ही झाग फैल गए हो। इस सुंदर फर्श पर तारा रूपी तरुणियां, तरुणियां मतलब स्त्रियां, तारा रूपी तरुणियां खड़ी झिलमिला रही है। उनकी चमक में जैसे मोती की कांति के साथ मलिका का मकरंद भी मिल गया हो, अर्थात जो उस उज्जवल आभा में मलिका के सफेद फूलों का रस तथा मोतियों की आभा भी मिल गई है। आईने में फैली इस आकाश में, आईने के समान मतलब आईना आकाश को बोला क्योंकि वो सफेद दिखाई दे रहा है, चंद्रमा की आभा व्यक्त है। लगता है यह चंद्रमा नहीं अपितु राधा के रूप में ही आकाश रूपी आईने में प्रतिबिंब
हो रहा है। मतलब क्या सोच रहे हैं कि ये चंद्रमा नहीं है, अर्थात पितु क्या है, राधा के रूप ही आकाश रूपी आईने में प्रतिबिंब हो रहा है, कि वह राधा का ही रूप लग रहा है। कि जो देव कहते हैं कि पूर्णिमा की इस रात का चंद्रमा राधा के प्रतिबिंब जैसा लगता है, कि राधा का ही प्रतिबिंब क्या है, ये चंद्रमा है। तो इसका शिल्प सौंदर्य जो क्या है, कविता में ब्रज भाषा का प्रयोग है, पूर्णिमा का की आभा का चित्रात्मक वर्णन है, कविता को की सुंदरता दर्शाने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग भी है, कि बहुत अतिशयोक्ति मतलब इतनी प्रशंसा कर दी है जो लोक सीमा से बाहर हो जाए, तो क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार। तो यहाँ भी उसकी सुंदरता, चांदनी रात की सुंदरता दर्शाने के लिए अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। और जो आपकी प्रथम पंक्ति है उसमें अनुप्रास अलंकार है, प्रकृति का मानवीकरण भी किया गया है। तो जैसे फेन फैल्यो, तारा सी तरुणी, मिल्यो मलिका के मकरंद में अनुप्रास अलंकार, और प्रतिबिंब सो तथा तारा सी में उपमा अलंकार है। सा से सी में जहाँ किसे तुलना की जाए तो क्या होता है, उपमा अलंकार। सो थैंक यू।